आज हम सभी प्रकार की संख्याओं के समुच्चय को पहचानना और लिखना दोनों सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं पूर्णांकों के समुच्चय से। पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। जब भी हम पूर्णांकों का समुच्चय करते हैं तो हमें इसे निरूपित करना भी आना चाहिए, यानी इसका नोटेशन या संकेत क्या होगा यह हमें पहचानना होगा और लिखना भी आना चाहिए। तो जब भी हम z इस प्रकार का या z इस प्रकार का या i लिखते हैं तो यह समझ जाइए कि यह पूर्णांकों का समुच्चय को बता रहा है, पूर्णांकों के समुच्चय की अभिव्यक्ति है। अब जब हम इसका समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं समुच्चय के सिद्धांत में, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक प्रत्यक्ष रूप में, यानी समुच्चय में सीधे ही हम उसके अवयव को लिस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है लिखने का जहां पर प्रत्यक्ष अवयव न लिखकर अप्रत्यक्ष रूप से हम लिखते हैं, यानी वहां पर एक निर्देश दिया होता है कि आपको इस तरह से अवयव को लिखना है। तो हम सरलता की दृष्टि से आपको समझ आए इसलिए हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो पूर्णांकों का समुच्चय जब भी आप समझिए ऐसा, ऋण अनंत से शुरू होकर ये होगा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार धन अनंत तक। आप यहाँ पर ऋण अनंत और उधर धन अनंत भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर यह संकेत दे दिया गया है कि यह ऋण अनंत से शुरू होकर ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 से लेकर धनात्मक अनंत तक बढ़ रहा है, यानी यह एक अपरिमित समुच्चय है। यानी यहाँ पर जो अवयवों की संख्या है वह अपरिमित है, अनंत है। तो इसका मतलब है कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो सरलता की दृष्टि से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 + -1 + -2 + -3। इससे यह और सरल हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। ऐसा भी लिखा जा सकता है, या यहाँ पर प्लस माइनस इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हैं। तो यह पूर्णांकों के समुच्चय का नोटेशन भी हो गया और निरूपण भी हो गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर यानी यहाँ जो सभी अवयव हैं बस लिख दिए गए हैं, लिस्ट कर दिए गए हैं। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की संख्याएं दिख रही है, एक धनात्मक पूर्ण संख्याएं और दूसरा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। तो इनका भी अलग से हम सेट लिखते हैं। तो जब भी z+ लिखा जाता है तो यह धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होगा, और जब z- लिखा जाएगा तो यह ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो बताइए इसका पहला अवयव क्या होगा? इसका पहला अवयव होगा 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। यहाँ हम शून्य को शामिल नहीं करते क्योंकि शून्य न तो धन होता है न तो ऋण होता है। हम इसे 1 से शुरू करेंगे। तो यह तो प्राकृतिक संख्या भी हो गई। हाँ बिल्कुल, यह प्राकृतिक संख्या भी है। तो हम जेड ऋण में क्या लिखेंगे? जेड ऋण में लिखेंगे अनंत से शुरू होकर -3, -2, -1 ये। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या 1 होगी, पर सबसे बड़ी संख्या के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह ऋण 1 होगी। तो यह पूर्णांकों के समुच्चय का निरूपण जो कि आपको समझ आया होगा और कोई दुविधा न होगी। आप अच्छे से इसे देख लीजिए। अब हम अगले समुच्चय की ओर बढ़ते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि अगला समुच्चय क्या होगा? बिल्कुल सही, इसी से मिलता जुलता नाम है। आप गेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा, पूर्णांशों का समुच्चय। पूर्णांशों का समुच्चय जिसे हम सेट ऑफ होल नंबर्स भी कहते हैं। होल नंबर यानी आप समझ गए होंगे कि ऐसा अंक, ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव शामिल नहीं होती है। तो यह भी किससे निकलेगा? यह पूर्णांकों के समुच्चय से ही निकलेगा, जो कि आप पढ़े हैं। तो इसका निरूपण क्या होता है? इसका निरूपण W इस प्रकार का, या
W सामान्य रूप में इस तरह से लिखा जाता है। तो जब भी इस प्रकार का नोटेशन देखें तो समझ जाए कि यह पूर्णांकों का समुच्चय के लिए प्रयोग में आया है। अब इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म होगा, क्या आप गैस कर सकते हैं? बिल्कुल सही, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। यानी यह भी एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयव अपरिमित है, अनंत है। यानी आप देखेंगे 0 यहाँ पर शामिल हुआ है, यानी सबसे छोटी जो पूर्णांक है वह 0 होगी और सबसे बड़ी पूर्णांक के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आपने देखा कि यहाँ पर ऋण नहीं लिया गया है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 न लेकर केवल हमने धनात्मक लिया, यानी यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक भी है और 0 भी विद्यमान है। तो यह जो होगा सेट ऑफ होल नंबर्स या पूर्णांकों का समुच्चय होगा। अब हम अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो होगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप क्या गेस कर सकते हैं अगला क्या होगा? बिल्कुल सही, अगला जो होगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा इसका निरूपण होता है इस प्रकार से n लिखा जाता है या ऐसा n लिखा जाता है। तो जब भी ऐसा n या ऐसा n देखें तो समझ जाए कि यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसका निरूपण रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म होगा 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। वैसे पूर्णांकों का समुच्चय के दौरान मैंने आपको बता दिया था यह z प्लस e है, यानी z प्लस यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय ही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, जहाँ पर सबसे छोटी संख्या 1 होगी किंतु सबसे बड़ी संख्या के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो यह जो हो गई क्या? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यही हमें प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का वहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रकृति में हर वस्तु, हर चीज पूर्ण रूप में विद्यमान है। तो उनको गिनने का, उनके गणनाओं के लिए प्राकृतिक संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही प्रकृति में, नेचर में प्राकृतिक संख्याएं आपको दिखाई नहीं देती है, किंतु इन संख्याओं से ही आप उस रहस्यमय विशाल प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। तो यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। क्या आप बता सकते हैं अगला समुच्चय कौन सा होगा? चलिए बताइए। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब थोड़ी सी जटिलता आएगी। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जटिलता क्यों आएगी? क्योंकि अभी तक मैंने समुच्चय को सीधा ही कैसे लिख देता था? समुच्चय को सीधा ही मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता था, लेकिन अब यहाँ पर उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना उतना आसान नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को हम r से निरूपित करते हैं, ऐसा या ऐसा। तो जब भी r आप देखें ऐसा या ऐसा तो समझ जाए कि यह वास्तविक संख्याओं के लिए लिया गया है। वास्तविक संख्याएं यानी क्या? तो आपने संख्या रेखा देखा होगा, तो जो संख्या रेखा होती है वह वास्तविक संख्या रेखा है, यानी जो भी हम गणना करती हैं, मापन करती हैं, वह वास्तविक संख्याओं के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पर हमें संख्या रेखा का सहारा लेना होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा x होगा। मान लेते हैं कि x उसके अवयव हैं, लेकिन वो अवयव कैसे होंगे? x बिलोंग्स टू x क्या है? x कहाँ से लिए गए होंगे? और पॉइंट ऑफ है ना, ये क्या है? x इज ये क्या है? अ पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, अ पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। अब ये थोड़ी सी जटिल हो गई। अब यहाँ पर बोलता है आपको वे सभी x को लेना है जो कि एक बिंदु हो, किसकी? नंबर, अ पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन, यानी एक संख्या रेखा का एक बिंदु होना चाहिए। तो पहले संख्या रेखा को समझ लीजिए आप। संख्या रेखा यानी क्या होगा? ये संख्या रेखा है,
ये संख्या रेखा, इधर अनंत और इधर ऋण अनंत, इधर धन अनंत, ये हमने ले लिए 0। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम 1 लेते हैं, धनात्मक ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। धन 1, धन 2 से लेकर अनंत तक इधर हम ले लेते हैं ऋण 1 और ऋण 2। अब इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए मैंने कहा क्या हम इसे रोस्टर रूप में लिख सकते हैं? यदि हम इसे रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करें तो वह बिल्कुल अधूरा सा होगा, वह हमें समझ में नहीं आएगा, अस्पष्ट होगा। इसीलिए बड़ी सरल भाषा में x हम लेते हैं, वे सभी अवयव इसमें शामिल होंगे रोस्टर फॉर्म में, जो कि एक बिंदु हो। कहाँ पर? एक नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है, इसके कोई भी बिंदु को आप लेते हैं, चाहे कोई भी बिंदु ले आप, तो जो भी बिंदु ले, ये ले, कहीं पर भी ले, इस नंबर लाइन का ही वो एक बिंदु होना चाहिए। चाहे आप जो भी ले, इसमें दशमलव वाली संख्या भी आएगी, परिमेय भी आएगी, अपरिमेय भी आएगी, सभी संख्या यहाँ पर शामिल है। तो उदाहरण के तौर पे वैसे इसे लिखना तो अस्पष्ट है, फिर भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर अनंत ये है ना, यहाँ पर आ सकता है ऋण 3/2, ऐसा भी आ सकता है, ऋण 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, और क्या आ सकता है 1/1.2, ये हो सकता है 3/2 ऐसा, या इसमें √7 भी आ सकता है ना, √3 भी आ सकता है, ये इस प्रकार का। तो √3 भी आया, पर ये अपरिमेय संख्या भी आ गई है ना, और परिमेय संख्या भी आ जाएगी। परिमेय, ये दोनों जो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं। यानी ये सभी के सभी यहाँ पर नंबर लाइन में मौजूद है, विद्यमान है। यह परिमेय संख्या है जो कि मैं बताऊंगा, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, यह शून्य है। ये देखिए, ये 1.2 यानी यहाँ पर होगा, ये 3/2 यानी आप इसको रेशनल नंबर में भी लिख सकते हैं, 3/2 यानी 1.5 यहाँ पर होगा। ये √3 तो जानते हैं आप, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी आपको यहाँ पर पाइथागोरस के थ्योरम से यहाँ आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं जो वास्तविक रूप में एक नंबर लाइन में विद्यमान होती है, शामिल होती है, यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला, अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से हम ही लेते हैं, और गेस कर सकते हैं क्या होगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब जो होगा अगला होगा वह परिमेय सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको हम निरूपित कैसे करते हैं भाई? इसका निरूपण होता है हमेशा Q से। ऐसा क्यों लिखा जाता है या ऐसा क्यों लिखा जाएगा? तो दोनों भी Q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय के लिए प्रयोग किए गए हैं। अब इसका निरूपण कैसे होगा? फिर से यहाँ हम यदि इसे किस रूप में लिखेंगे, यदि इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो वह फिर से अस्पष्ट लगेगा, वह क्लियर नहीं होगा, न समझ में आएगा। इसलिए हम फिर से इसे किस रूप में लिखते हैं? बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे होगा बिल्डर फॉर्म में? उसके अवयव x होंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि x जो होगा वो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पर p q जो होगा वह पूर्णांक होगा, पूर्णांकों के समुच्चय से लिया गया होगा, किंतु जो q होगा आपको ध्यान रखना है वह 0 नहीं होगा। देखिए कितना अस्पष्ट हो गया। यानी यहाँ पर हम हर वो संख्या को ले सकते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा गया हो। p/q यानी आप देख सकते हैं यह फ्रैक्शन रूप में है, भिन्नात्मक स्वरूप है इसका, जहाँ पर p और क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक यानी धन भी और ऋण भी। आपको मैंने बताया है पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, तो कोई भी p और q को यहाँ उठा लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर जो q होगा यानी जो हर में डिनोमिनेटर में होगा वह शून्य नहीं होगा। तो बस इसे शून्य नहीं रखना है। इसके बाद जो भी संख्याएं आप ऐसा लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो चलिए मैं इसे फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ। तो परिमेय संख्याओं को समुच्चय के रूप में तो नहीं लिखा जा सकता, पर ऐसा कुछ उदाहरण दे देता हूँ मैं। हम कैसे लिखेंगे? ऋण 3/2, 1/2,
यहाँ तक कि 0/1 भी परिमेय संख्या होगी, यहाँ तक कि 1.5 भी परिमेय संख्या है, यहाँ तक कि 1.3333 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी यह कभी खत्म नहीं होगी, किंतु आप देख सकते हैं यह बार बार रिपीट हो रही है। जिसे हम कैसा लिख सकते हैं, जिसे हम 1.3 बार ऐसा लिखते हैं, यानी यह नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन यह रिकरिंग है, यानी दशमलवांश जो है वह पुनरावृत्त हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो यह भी परिमेय संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को के समुच्चय को आप रोस्टर रूप में न समझकर इस रूप में, बिल्डर रूप में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0/1, लेकिन आप 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा लिखने की इजाज़त यहाँ नहीं है, क्योंकि हर को शून्य नहीं होना चाहिए। न तो आप 0/0 लिख सकते हैं, तो यह दोनों ही अपरिमेय या परिमेय संख्या यह नहीं है, इसे परिमेय संख्या हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यह अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड है। तो मुझे उम्मीद है परिमेय संख्याओं को आपने अच्छे से समझ लिया कि यहाँ पर किसी भी संख्या को जब हम फ्रैक्शन रूप में लिखें, बस हर में शून्य न हो, वह दशमलव वाली संख्या भी होगी, और यह होगा टर्मिनेटिंग संख्या, यानी इसका दशमलव समाप्त हो चुका है एक निश्चित समय तक, और यहाँ पर यह अनंत रूप से चलता रहेगा लेकिन पुनरावृत्त हो रहा है, तो यह भी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो यह परिमेय संख्याओं का समुच्चय का निरूपण है, जो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्या आप बता सकते हैं अगला समुच्चय क्या होगा? बस अ लगा दीजिए, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यह भी कहाँ से आया है? यह भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आया है, यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय होगा किसका? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। तो हम इसका निरूपण कैसे करते हैं? हम इसका निरूपण क्यू बार के रूप में करते हैं, या क्यू डैश के रूप में भी करते हैं, या सिंपल हम क्यू लिख देते हैं क्यू बार, या क्यू प्राइम, या क्यू डैश लिख देते हैं, या कभी कभी इसे पी भी लिख देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये सभी जो निरूपण है, इनमें से किसी एक को उठाकर लिखा जा सकता है, और यह बताता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को। अब हम बताइए इसका निरूपण कैसे करें। इसका निरूपण फिर से यदि आप कहें रोस्टर रूप में करें तो ये फिर से कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब हम रोस्टर रूप में करेंगे तो वह एक अस्पष्ट निरूपण होगा जो कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसका निरूपण करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम समझाते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं, यानी हम इसे किस रूप में लिखते हैं? बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, यानी हम x लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो x होगा वो बिल्कुल इस रूप में नहीं होगा, या आप देख सकते हैं कि x does not belong to real numbers, rational numbers, यानी x does not belong to real number, यानी आप समझ गए होंगे जो q होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, यानी जो ये क्यू डैश या क्यू बार है, ये जो होगा ये बिल्कुल नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? मैं लिखता हूँ अपरिमेय संख्या, या क्यू डैश लिख देता हूँ, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या? परिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय न हो। तो अपरिमेय समझने के लिए आपको परिमेय को समझना है, यानी ऐसी कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी x के ऐसे सभी अवयव जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या होंगी। तो आप समझ सकते हैं जो परिमेय नहीं है, लेकिन x का वास्तविक संख्या होना भी जरूरी है। तो वास्तविक संख्या मतलब आपको मालूम है कि यह जो है जो परिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्याओं का ही उपसमुच्चय है। तो आपने यहाँ लिखा x कोई भी ऐसी संख्या जो क्या हो, अपरिमेय संख्या नहीं हो तो वह अपरिमेय होगी, यानी जो क्यू डैश होगा वह क्यू नहीं होगा, क्यू के बराबर नहीं होगा, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या न हो वह अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू डैश डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी यह क्यू में बिलोंग नहीं करता, या इसका ये उपसमुच्चय नहीं है।
तो आपने ये देखा अच्छे से कि किस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को लिखते हैं और इसका हम उदाहरण भी देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, क्योंकि जैसे हमने परिमेय संख्या को उदाहरण से समझा था, वैसे ही अपरिमेय संख्या को भी हम यदि उदाहरण से समझें तो हमें काफ़ी आसानी होगी। चलिए क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं ये दोनों अभाज्य संख्या है और वर्गमूल रूप में लिखा गया है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कोई भी संख्या 1.3, 2, 1, 4, 5, 7, लेकिन कभी खत्म नहीं हो रही है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी यह न तो समाप्त हो रही है न पुनरावृत्त हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं भी होगी अपरिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं यह परिमेय है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये परिमेय है क्या, ये भी बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये परिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वहां पर दशमलव होती है, दशमलव के बाद अनंत तक बढ़ती संख्या होती है, बट वहां पर वह पुनरावृत्त होती है, रिपीट होती है। तो आपने देखा कि यह जो संख्या है क्या है, यह जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो आप ये समझ लीजिए कि जो वास्तविक संख्या है, यानी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्या की जब भी हम बात करेंगे वहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान होंगे, इसलिए मैंने वहाँ पर नंबर लाइन का जिक्र किया था। तो यह भी नंबर लाइन में लिखा जा सकता है और परिमेय संख्याएं भी नंबर लाइन में लिखी जाती है। तो यह सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसा अवयव जो कि परिमेय संख्या में न हो, ऐसी अवयव जो परिमेय संख्या न हो, यानी जो परिमेय संख्या के रूप में न लिखा जा सके, P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आपने देखा कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को भी आपने अच्छे से देखा। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम गेस कर सकते हैं अगला समुच्चय क्या होगा। कैन यू गेस द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, बताइए। बिल्कुल सही, हम अगला जो समुच्चय देखेंगे वह काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय देखेंगे, या हम उसके पहले कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नोटेशन C ऐसा, इस प्रकार का C ऐसा लिखा जाता है, या सिर्फ ऐसा C लिखा जाएगा। यह सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पर भी इसे हम रोस्टर फॉर्म में जब लिखें तो वह काफ़ी अस्पष्ट होगा, समझ में नहीं आएगा, तो इसे भी हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, ये होगा C, या C लिखा जाएगा, जिसे हम लिखेंगे क्या, X शामिल होगा, या उसमें शामिल होंगे X कैसे होंगे, A प्लस IB के रूप में होगा। ऐसी सभी संख्या जो A प्लस IB के रूप में लिखे, बस आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान देना है, A और B क्या होंगे, A और B वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, इंटीजर्स होंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, और जो I होगा वह काल्पनिक संख्या होगा, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम कई निरूपण से निरूपित करते हैं, या हम कह सकते हैं IM इमेजिनरी नंबर। ये तो हम आपने देखा कि यहाँ पर जो यह वास्तविक पार्ट हुआ, रियल पार्ट हुआ, और यह काल्पनिक पार्ट हुआ, इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको इमेजिनरी नंबर को भी, काल्पनिक संख्या को भी समझने की जरूरत है। तो IM भी लिखते हैं, या हम इसे लिखते हैं IM भी लिख सकते हैं, या I को हम IR भी लिख सकते हैं। काल्पनिक संख्या के समुच्चय को मैं बताऊंगा आपको कि कोई भी वास्तविक संख्या में जब हम I का गुणा कर दें तो वह काल्पनिक संख्या होगी। और I क्या है, यहाँ पर I जो है, मैं काल्पनिक संख्या बताऊंगा आपको अभी, √-1। आपने देखा जो सम्मिश्र संख्याएं होंगी वह, सम्मिश्र का मतलब है इसमें रियल वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों विद्यमान होंगे, और दोनों मिलकर ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय बनाते हैं, जहाँ A और B वास्तविक संख्याओं से संबंधित होंगे, और जो I होगा √-1 होगा, जो कि काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव होगा, जो इस तरह से लिखा जाएगा। तो
तो इसका उदाहरण क्या है, 1 धन 2i 5 ऋण प्लस माइनस 3i, कुछ भी लिखिए ऐसा। यदि आप ऐसा लिख देते हैं 0 धन i, ऐसा लिखते हैं तो 0 एक वास्तविक संख्या हुआ, रियल पार्ट हुआ, और ये जो है काल्पनिक पार्ट हुआ। तो यह भी भले ही इसका मान i आता है, इसे हम सिर्फ काल्पनिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन इस संख्या को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए यह सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और a और b वास्तविक संख्याएं होंगी, जैसे एक और 2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, 5 और 3 भी है, 0 और 1 भी है, ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। बस i का यहाँ पर गुणा होगा, और इसी i के गुणा के कारण वह काल्पनिक संख्या में बदल जाती है, जो कि हम ऐसा लिखते हैं। काल्पनिक संख्या को मैं अलग से भी समझा देता हूँ आपको। यह आखिरी संख्या समुच्चय है, हम यह लिखेंगे काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। पूरा वीडियो है यहाँ पर काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय का निरूपण बड़ा आसान है, इसे हम जनरली IM पे लिखते हैं, कुछ लोग IP लिख देते हैं। यह सही तरीका है IM लिखना या IR लिखना, इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लिखने का। काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय को IM लिख सकते हैं या IR लिख सकते हैं। I का मतलब है इमेजिनरी नंबर और R का मतलब है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो IR का मतलब क्या होगा आप देख सकते हैं। फिर से हम इसे बिल्डर रूप में लिखेंगे। बिल्डर रूप में किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि इसको जब भी मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो यह फिर से अस्पष्ट या समझ में नहीं आएगा। तो हम फिर से लिखते हैं IA लिख दिए, जबकि सच दैट आपको मालूम होगा कि IA का मतलब क्या होगा, ये जो होगा यहाँ पर रियल नंबर होगा, ए जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। लेकिन जो i होगा आप सभी को मालूम है, i का मतलब आपको मालूम है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ, √(-1) होगा। तो जब भी संख्याएं इस रूप में हो तो वह काल्पनिक संख्याएं होती है। तो इसे भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं। आप लिखते हैं i√2, यह काल्पनिक संख्या है। आप लिखते हैं सिर्फ i, यह काल्पनिक संख्या है। आप लिखते हैं √(-3), यह भी काल्पनिक संख्या है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, i√3 लिख सकते हैं, क्योंकि i का मान कितना है, i का मान है √-1, तो गुणा होकर ऐसा लिखा जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे तो भी ये काल्पनिक संख्या है, और ऐसा लिखेंगे तो भी वह काल्पनिक संख्या है। तो उसको रूट के अंदर ही आप लिख सकते हैं, कोई भी रूट के अंदर रियल नंबर, ऐसा रूट के नंबर रियल नंबर, लेकिन ऋणात्मक जब हो तो यह काल्पनिक संख्या होगी। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या √r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो भी आप समझें ऐसा। तो इसी का एक और निरूपण कर देता हूँ। यदि मैं रूट ऐसा लिख दूंगा -r, लेकिन अब r में अब क्या होगा, यहाँ पर 0 विद्यमान हो जाएगा, तो फिर आप उलझन में पड़ जाएंगे, अस्पष्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है i लिखे और हम यहाँ पर a लिख दिए, जहाँ a वास्तविक संख्या होगी और जो i होगा √(-1) होगा। तो यह काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय का निरूपण है। तो यही है संख्या समुच्चय को मैंने पूरा बताया, सभी संख्याओं के समुच्चय को, निरूपण को भी और उसके प्रस्तुतिकरण को भी मैंने पूरा डिटेल में समझाया। आशा है आपको यह समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।